राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी सरकार को 7वें वर्ष पूरे होने पर बधाई। मोदी सरकार 7 साल बेमिसाल, इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा होगी अन्य मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी सरकार के 7 साल का। 30 तारीख को मोदी सरकार की दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, जिसमें मोदी सरकार को अपने सहयोगियों से भी सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं थी और यह मोदी मैजिक जो चला था वह नरेंद्र मोदी के कार्य शैली के कारण संपूर्ण राष्ट्र में चला और मोदी की सरकार दूसरी बार बनने जा रही है और 7 साल मोदी सरकार के बेमिसाल रहे हैं। इन 7 वर्षों में कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे उछले, कई ऐसी समस्याएं राष्ट्र के सामने आई है जो कई दृष्टिकोण से मोदी सरकार के लिए ही बेमिसाल नहीं कहा जा सकता, बल्कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष को भी बहुत सारे सवाल मोदी सरकार को घेरने के लिए मिला है और उनके लिए भी इसे बेमिसाल कहा जा सकता है अगर वह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें। तो इन 7 वर्षों में मोदी सरकार को प्रकृति ने और कोरोना ने जिस प्रकार से घेरने का काम किया है और कई ऐसे सवाल सामने आकर खड़े हो गए हैं जो विपक्ष को मौका देता है मोदी सरकार को घेरने का, उस पर सवाल उठाने का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वह बात तो यह है जो मोदी सरकार ने 7 साल गुजार अब 8वें साल में कदम रखने जा रहा है और यह 7 साल बेमिसाल रहा है भारत वासियों के लिए। मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं वह सभी राष्ट्रवासी को ज्ञात है और जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे जिसे लोग भूल चुके थे, असंभव मान रहे थे, उसे मोदी सरकार ने 7 साल में पूरा कर उसे साबित कर दिया है कि अगर मनुष्य में इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को आज अध्यक्ष बने हुए 1 साल पूरा हो गया है। आदेश गुप्ता का बीजेपी से काफी पुराना नाता रहा है। बतौर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कई सारे कार्य किए हैं। जिस वक्त आदेश गुप्ता ने बीजेपी दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षता की कमान संभाली थी, उस वक्त आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर के पद पर कार्यरत थे और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद कोरोना काल में 2 जून 2020 को दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको बता दें कि 52 वर्षीय आदेश गुप्ता का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गुरसाहिबगंज में हुआ था। उनकी शुरुआती लिखाई पढ़ाई भी वहीं पर हुई थी और ग्रेजुएशन के लिए आदेश गुप्ता ने छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में दाखिला लिया और वहां से बीएससी की शिक्षा प्राप्त की। इसी विद्यार्थी जीवन के दौरान ही वह विद्यार्थी परिषद के भी संपर्क में आए और वह जिला प्रमुख से लेकर प्रदेश सह मंत्री तक भी बने।
इसके बाद आदेश गुप्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय में मंत्री भी रहे और 1995 में आदेश गुप्ता पहली बार दिल्ली आए और दिल्ली में पहुंचने के बाद आदेश गुप्ता ने अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन तक भी पढ़ाई थी। इस दौरान राजनीति में उनकी दिलचस्पी भी जारी रही। वो बीजेपी युवा मोर्चा में भी सक्रिय रहे। इसके साथ ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफी तरक्की मिली। आदेश गुप्ता बीजेपी के करोलबाग से उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार बीजेपी में अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहे। साल 2017 में पहली बार उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ा था, जिसमें आदेश गुप्ता को जीत हासिल हुई और आदेश गुप्ता पश्चिमी पटेल नगर से पार्षद चुने गए थे और आज के वक्त वो बतौर अध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश में कार्यरत हैं। आदेश गुप्ता के इस 1 साल के कार्यकाल में उन्हें दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच विवादों को झेलना पड़ा, तो कभी कोरोना काल में दिल्ली को संभालने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी पड़ी। लेकिन दिल्ली में राजनीति के उतार चढ़ाव के चलते आज भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और आज आदेश गुप्ता की अध्यक्षता के 1 साल पूरा होने पर राशन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का आज कार्यकाल का गौरवपूर्ण 1 साल पूर्ण हो चुका है। आज उसी उपलक्ष्य में हमने ये भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा है, राशन वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है। दिल्ली नगर निगम में हाई कोर्ट के दखल के बाद आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि ऐसा पहली बार है कि जब दिल्ली नगर निगम बिकने के कगार पर है। यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि नगर निगम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करे। नगर निगम में एक बहुत अभूतपूर्व संकट आ गया है। पिछले 20 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। लोग भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके उनको नगर निगम की सत्ता देते आ रहे हैं कि बीजेपी उसको ठीक से चलाएगी, साफ सफाई के काम को, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ और बिल्डिंग वगैरह, इन सब के काम को ठीक से करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नगर निगम के काम को करने की जगह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की बुरी हालत की है, उसके चलते आज दिल्ली का नगर निगम एक ऐसे अभूतपूर्व संकट में आ गया है जैसा देश के इतिहास में कहीं कोई सरकारी संस्था आज तक नहीं आई। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी संस्था, कॉरपोरेशन, किसी सरकारी संस्था को कोर्ट को यह कहना पड़ा हो कि आपके पास में अगर कर्मचारियों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेचिए। आज कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आप अपनी संपत्ति बेच के लोगों की तनख्वाह दीजिए। यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि नगर निगम को चलाती, नगर निगम के काम को ठीक से करती, नगर निगम के रेवेन्यूज को इकट्ठा करती। दिल्ली सरकार ने हमेशा जितना बना उससे ज़्यादा भी दिया है। जब से हमारी सरकार दिल्ली में आई है, हमने उनके इंटरेस्ट और उनके लोन तक एडजस्ट नहीं किए, जबकि उससे पहले इंटरेस्ट और लोन भी एडजस्ट किए जाते थे। इस सब के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली नगर निगम की हालत ऐसी हो गई है जैसी देश की किसी संस्था की कभी नहीं हुई, कि आज नगर निगम बिकने के कगार पर है। आज तक देश में कोई नगर निगम, कोई पंचायत, कोई लोकल बॉडी इस कगार पे नहीं पहुंची कि उसको अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़े। और उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। नगर निगम का जो मूल काम है साफ सफाई, आज 20 साल में भारतीय जनता पार्टी एक वार्ड नहीं बता सकती कि इस वार्ड को हमने मॉडल वार्ड बना दिया है और ये हमने इतना साफ करके रखा हुआ है, यहां गंदगी नहीं है। 20 साल में एक वार्ड तो साफ सफाई के लिए खड़ा नहीं कर पाए। और पैसा कहां जा रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही। टीचर पढ़ाएगा कैसे, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, सफाई कर्मचारी सफाई कैसे करेगा अगर उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार जो पैसा देती है वो भी पता नहीं कहां चला जाता है। लोग जो थोड़ा बहुत और टैक्स देते हैं वो भी पता नहीं कहां चला जाता है। लेकिन कुल मिला के नगर निगम के पास में आज
तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की हालत ऐसी कर दी है कि आज नगर निगम को अपनी प्रॉपर्टी बेच के तनख्वाह का इंतजाम करना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली में नगर निगम के सहयोग व कार्यों को बताते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाना चाहती है और निगम का फंड रोककर दिल्ली के विकास कार्यों में रुकावट डालना चाहती है। इस प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी व नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी भी शामिल हुई। हम बात कर रहे हैं वास्तव में आज दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी को पंगु बनाना, उनको राजनीतिक विद्वेष की भावना से उनको काम नहीं करने देना और उनके कामों को में बीच में अड़ंगा लगाना, ये सब दिल्ली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किया है। जबकि दिल्ली नगर निगम की अगर हम बात करें तो जब सुबह होती है, जब लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते, सोकर भी नहीं उठते हैं, तो दिल्ली नगर निगम सड़कों पर सफाई कर्मी हमारे तैनात होते हैं, निगम के सफाई कर्मी तैनात होते हैं। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर प्राइमरी हेल्थ हो, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया को दिल्ली से भगाने का काम हो, वो भी दिल्ली नगर निगम के कर्मी करते हैं। छोटे प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई का काम, एजुकेशन का काम वो दिल्ली नगर निगम करता है। पार्कों के रख रखाव की बात हो, पार्कों में हरियाली बनी रहे, इसके लिए दिल्ली नगर निगम के कर्मी काम करते हैं। प्राइमरी हेल्थ जो कॉलोनी के अंदर डिस्पेंसरी है, कॉलोनी के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर दिल्ली नगर निगम दिल्ली के अंदर 10 बड़े हॉस्पिटल भी चलाता है और ये सब जिम्मेदारी दिल्ली के जनता के लिए होती है। ये सब काम निगम करता है। एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हमेशा दिल्ली के बारे में ये कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना है, हम लोगों को एक टीम के रूप में काम करना है। और एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली को हमें सिंगापुर बनाना है, कभी वो कहते हैं दिल्ली को लंदन बनाना है, कभी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते हैं। और जो बिल्कुल ग्रास रूट पर काम करने वाला निगम है, उस निगम की व्यवस्थाओं को खुद दिल्ली सरकार पंगु बनाए, तो इससे ज़्यादा कोई बेईमानी नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई अपराध नहीं हो सकता है। क्या पार्कों में काम करने वाले माली हैं, उनको तनख्वाह मिलने का हक नहीं है? क्या डीबीसी वर्कर जो डेंगू चिकनगुनिया को भगाने का काम करते हैं, घर घर जाकर लार्वा चेकिंग करते हैं, क्या उनको तनख्वाह समय पर मिलने का हक नहीं है? क्या आपने जिनको कोरोना में ड्यूटी देकर टीचर्स को खाना बांटने पर लगाया था, या वो टीचर्स स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्या उनको तनख्वाह मिलने का हक नहीं है समय पे? क्या डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये निगम के जो कर्मी हैं, जो जनता की सेवा में लगे हैं, क्या उनको समय पर वेतन मिलने का हक नहीं है? अगर वो दिल्ली सरकार फंड में कटौती करती है तो इसका सीधा असर निगम कर्मियों की सैलरी पर पड़ता है और दिल्ली के डेवलपमेंट पर पड़ता है।
मुझे लगता है कि हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण है। कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी शासन में रहे, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ही लोक कल्याण है। कोई भी शासक शासन नहीं चला सकता अगर उसके मन में अंत्योदय की भावना नहीं है, अगर वो उपेक्षित पीड़ित वर्ग तक अपनी सेवाएं नहीं प्रदान करता। और जिस उपेक्षित और पीड़ित वर्ग की बात आज मैं कर रही हूँ, उसी के लिए सबसे अधिक काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। किसी भी तंत्र के दो हिस्से हैं, एक तो लोक कल्याण और दूसरा हर व्यक्ति को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत एक बार सरकार बन गई तो आप उसमें पक्षपात की भावना नहीं रख सकते। अब सरकार में भले ही दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी को चुनकर भेजा है, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भाजपा को चुनकर भेजा है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। किसी भी शासन तंत्र को चलाने के लिए हमें इन दो नियमों का पालन अवश्य करना है, जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत आवश्यक है। अभाव में सबसे प्रभावी ढंग से काम किया है। अभाव में प्रभाव का काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया। आपको हैरानी होगी कि न्यायपूर्ण व्यवस्था जिसकी हम सब कामना करते हैं, एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं न्यायपूर्ण व्यवस्था की कामना करती हूँ कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो हाशिए पे लोग हैं, उनको पेंशन मिले ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, उनको राशन मिले ताकि वो 2 वक्त अपना जीवन व्यतीत इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ कर पाए। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत व्यवस्था है और व्यवस्थाओं को अव्यवस्थ करने का काम आप लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह आपको दिल्ली की जनता याद करेगी कि दिल्ली को बर्बाद करने वाला एक मुख्यमंत्री दिल्ली में आया था, जिसको हमने ही जिताया था, एक बार नहीं कई बार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इस संकट से बचने का एक ही उपाय है वैक्सीन, जिसे लेकर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। हमारी केंद्र से मांग है कि पूरे भारत में सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण होना चाहिए। साथियों, कोविड-19 ने पूरे विश्व के साथ साथ देश और दिल्ली को पूरी तरह से संक्रमित किया है और इसका नुकसान दिल्ली वासियों ने सेकेंड वेव में जिस तरह से उठाया है, मैं बताना चाहता हूँ 20,000 से ज़्यादा मौतें हुई। और कहा जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट्स ने ये कहा है, तमाम रिसर्च में पाया गया है, WHO की चेतावनी भी है कि थर्ड वेव भी विश्व के साथ साथ हिंदुस्तान में भी आएगी और यदि थर्ड वेव आई तो बहुत नुकसान क्षति होगी, जिसमें कहा जा रहा है 35,000 से ज़्यादा मरीज प्रतिदिन आ सकते हैं, 9,000 से ज़्यादा बेड की आवश्यकता हो सकती है। साथियों, इस बीमारी से यदि लड़ा जा सकता है, यदि बचा जा सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वैक्सीन की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस वैक्सीन की मांग को लेकर के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता जो लगातार भारत सरकार को आगाह करते रहे, सुझाव देते रहे, राहुल गांधी जी ने मांग की है कि देश के हर नागरिक का अधिकार है कि उसको ये वैक्सीन उपलब्ध हो। ना केवल वैक्सीन उपलब्ध हो, बल्कि इस महामारी में जो लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, उसके तहत उनको मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से खास तौर से कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। जिस तरह से आपने वादा किया था, सेंटर्स को आपने खोला कि मुफ्त वैक्सीन यहाँ उपलब्ध होगी। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली के जितने भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, तब सब बंद हो चुके हैं। यदि कहीं वैक्सीन उपलब्ध है तो केवल प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है। आखिर ऐसा क्यों लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि लगभग 850 रुपये से लेकर के 1650 रुपये तक पे करके वो वैक्सीन लगवाएं। ऐसी आर्थिक मंदी में जहां परिवारों के पास 2 वक्त की रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर परिवारों को मजबूरन ये वैक्सीन लगाने के लिए पे करना पड़ रहा है। आइए इन लोगों की हम आवाज़ बने और मांग रखिए देश के प्रधानमंत्री से कि तमाम लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, बजाय लोगों की जेब पे डाका डालने के, लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाए। प्राइवेट अस्पतालों से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत तमाम दवाइयों को अपने सरकार के अधीन लिया जाए और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के कार्यक्रम
शुरू किए जाने चाहिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। कोरोना काल में राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन जारी है। हालांकि इस लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, तो वहीं 1 जून से अनलॉक प्रक्रिया शुरू करते हुए दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों और फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन अभी लॉकडाउन होने के बावजूद भी सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। आजादपुर मंडी हो या कश्मीरी गेट बस स्टॉप, सभी जगहों पर यात्रियों की भारी भीड़ ये साबित करती है कि अनावश्यक रूप से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये कोरोना काल में खतरनाक साबित हो सकता है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने दिल्ली में जारी लॉकडाउन पर लोगों से बात की। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की इस रिपोर्ट में। तेज धूप ने आज सुबह से ही अपना रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। 2 दिनों से हुई बारिश के बाद पुनः महानगर दिल्ली का मौसम काफ़ी गर्म होने का आज अनुमान है। तो इस प्रकार से 2 दिनों से गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली थी और यह नज़ारा आप देख सकते हैं धूप का है और बिल्कुल ही धूप अपने रौद्र रूप में है, यानी कि गर्मी पुरजोर होगी। और 2 दिनों से मिली राहत के बाद भीषण गर्मी का दस्तक महानगर दिल्ली शहर में। यह नज़ारा देखें जीटी करनाल रोड का। और 7 जून तक लॉकडाउन होने के कारण लोग घर से कम निकल रहे हैं। बसों में भीड़ भी नहीं है, खाली खाली है बस। तो इस प्रकार से आप अपने घर में रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी, इस मंत्र का पालन करते रहें। तो सुनील जी, 2 दिनों की बारिश के बाद कैसा मौसम आज दिख रहा है? आज तो काफ़ी गर्मी है। आज बहुत गर्मी है, 2 दिन ठंड रहा है, अब ज़्यादा बहुत गर्मी चल रही है। और सड़कों पे अनावश्यक बहुत भीड़ दिख रही है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? मेरा विषय यही है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना बहुत है। बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाए और सैनिटाइज करते रहे और 2 गज की दूरी बनाए रखे। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे विचार हमारे नेशनल टीवी के माध्यम से व्यक्त किया। आप भी बचें, अपने फैमिली को भी बचाएं। तो देविका जी, कैसा माहौल दिख रहा है? कोरोना तो काफ़ी घट गया है यहाँ पे, फिर भी कोरोना घटता हुआ नज़र आ रहा है हमें, लेकिन स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी सरकार ने हमारे जो है बस अड्डे वगैरह पूर्ण रूप से नहीं खोले हैं और ना ही यहाँ पे कोई बसेस प्रॉपरली आती हैं। और इस तरह से माहौल अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें ज़रूरत है मास्क कवर करके चलने की और अपने हाथ सैनिटाइज करके चलने की। तो 2 दिनों से तो मौसम ठंड थी, आज तो काफ़ी गर्मी दिख रही होगी। हाँ, नहीं, कल भी टेम्परेचर लो था, आज भी ऐसा ही है। तो आम लोगों से क्या, खास करके महिलाओं से, भारत की जनता से क्या अपील करेंगे? यही है, थोड़ा सरकार के साथ कोऑपरेट करें और सरकार भी हमारे साथ कोऑपरेट करे, तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो धर्मेंद्र जी, कोरोना तो घट चुकी है, लेकिन लोग असावधानी बरत रहे हैं, सड़कों पे भीड़ ज़्यादा हो रही है। आपके क्या विचार है पाजी? विचार ये है कि मन में इनमें डर नहीं है, किसी को वो नहीं पता कि इसके कारण क्या हो सकता है, प्रॉब्लम बहुत आगे क्रिएट हो सकती है, अपनी सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए। तो लोगों से क्या आग्रह करेंगे? आग्रह यही है कि जो अपनी निकल भी रहे, अगर जरूरत है तो ही निकले, अदरवाइज मत निकलो। तो 7 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन सड़कों पे अनावश्यक रूप से लोग घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो प्रशासन को चाहिए ना इसे रोके? प्रशासन को तो चाहिए वैसे, पर अभी कोई अगर जिस मन में डर नहीं तो प्रशासन भी क्या कर सकता है। मन मौसम अच्छा ही है, थोड़ा अपना बचाव रखो, बस ये जितना अपना डिस्टेंस रखेंगे और अपना बचाव रखेंगे उतना सही है अपने लिए। आजकल बीमारी भी ऐसी चली हुई है। दिल्ली में कुछ छूट दी गई, लेकिन उसके बाद अनावश्यक रूप से काफ़ी वाहनों का चलना सड़कों पर दिख रहा है और काफ़ी संख्या में लोग निकलने शुरू कर दिए हैं, जो एक खतरनाक संदेश है। वहाँ अनावश्यक रूप से लोग भीड़ लगा रहे हैं। मैं अभी कश्मीरी गेट के समक्ष में हूँ और आपको सड़क का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप देखें कितनी गाड़ियाँ चल रही है और इससे पहले काफ़ी कम संख्या में वाहनों का और लोगों का निकलना
होता था, लेकिन आज और कल बीती कल काफ़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो यह बहुत ही खतरनाक संदेश है इस कोरोना काल में। अनावश्यक रूप से लोग अपने अपने वाहनों से भी घूम रहे हैं और बगैर पासधारी भी सड़क पर दिख रहे हैं, जो इस कोरोना काल के लिए काफ़ी खतरनाक है। 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी, इस नियम का पालन करें। तो इस प्रकार से आज महानगर दिल्ली में काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। कोरोना को यह निमंत्रण दे रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को चाहिए पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करे। विक्रम मीना जी, इस समय मौसम कैसा दिख रहा है और कोरोना में क्या करना चाहिए लोगों को पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, थोड़ा अपने विचार व्यक्त करें। सर, मौसम जैसा कि 2 दिन से पहले बारिश हुई थी, लेकिन अभी गर्म है और पब्लिक आजकल भीड़ ज़्यादा ही चल रही है, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, प्रॉपर मास्क लगाना चाहिए। और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए, अनावश्यक बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मीना जी थे, इन्होंने अपने बातों को साझा किया है हमारे साथ में। 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी, इस नियम का पालन करते रहिए और अनावश्यक रूप से घर से मत निकलिए, आवश्यक हो तभी घर से निकले। राजौरी गार्डन के एसीपी व राजौरी गार्डन एसएचओ के निर्देशन में राजौरी गार्डन थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। पुलिस पेट्रोलिंग टीम मिलाप मार्केट पहुंची तो वहां एक संदिग्ध व्यक्ति को स्कूटी पर आते देखा गया। पेट्रोलिंग टीम ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम को देखकर उसने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे धर दबोचा। जांच पड़ताल करने पर पता लगा कि वह स्कूटी चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तब उसके पास से 2 और चोरी के 2 व्हीलर बरामद किए गए। तो वहीं एक और स्कूटी चोर को मायापुरी पुलिस ने भी पकड़ा है। मायापुरी के एसीपी विजय सिंह और एसएचओ मनोज कुमार के निर्देशन में मायापुरी थाना क्षेत्र की पुलिस पिकेट ड्यूटी पर तैनात थी। ड्यूटी पर तैनात टीम ने स्कूटी पर एक संदिग्ध व्यक्ति को आते देखा और पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने का प्रयास किया, पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर आरोपी की स्कूटी हरिनगर इलाके से चोरी की मिली। आरोपी की सरसरी तलाशी लेने पर उसके पास से एक चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। तो वहीं सोमवार को तिलकनगर थाना क्षेत्र की पुलिस जब एसीपी सुरेंद्र कुमार और एसएचओ इंस्पेक्टर सुनील कुमार के निर्देशन में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी चेकिंग के दौरान उन्होंने एक स्कूटी पर 2 लड़कों को आते देखा, जिन्होंने पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन पर काबू पा लिया। उनसे दौड़ने का कारण पूछा गया, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जांच करने पर पता चला कि स्कूटी राजौरी गार्डन के पुलिस थाना इलाके से चोरी की गई थी। सरसरी तलाशी लेने पर स्कूटी से एक एक्साइड बैटरी भी बरामद हुई। उक्त मामले में दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की निशानदेही पर चोरी की 4 और बैटरियां भी बरामद की गई है और आगे की जांच जारी है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। डीएसजीआई ने विदेश में निर्मित कोविड-19 रोधी टीकों के इस्तेमाल के लिए नियमों में दी छूट। सुस्त हुआ कोरोना वायरस, भारत में 24 घंटे में 3,207 मरीजों की मौत, वहीं 1,32,788 नए मामले। कांग्रेस ने देश के सभी नागरिकों को कोविड रोधी टीका मुफ्त में लगाए जाने की मांग करते हुए आज आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से टीकाकरण अधर में लटक गया है। दिल्ली में अब तक मई में सबसे अधिक कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सिलेंडर ब्लास्ट में 2 मकान ढहे, 8 लोगों की मौत, 14 घायल। एलोपैथी के बाद अब बाबा रामदेव ने ज्योतिष पर साधा निशाना, कहा कि किसी ज्योतिष ने यह भी नहीं बताया कि कोरोना आने वाला है। काला अष्टमी आज, इस दिन भैरव जी की पूजा से दूर होते हैं डर और बीमारियां। दिल्ली एनसीआर में आज छाए रहेंगे बादल, बारिश होने के आसार। एनसीबी ने सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में भूमिका के लिए ड्रग विक्रेता को किया गिरफ्तार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक से अधिक टूटा, निफ्टी 15,500 से नीचे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है
भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।